नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि इस बजट में बिहार को क्या मिलने जा रहा है। आपको हम बता दें कि पिछले बार बिहार को 52,535,000 करोड़ रुपए की योजना मिली थी और इस बार बिहार सरकार ने 32 पेज की एक मांग केंद्र सरकार को सौंपी है और खबर यह है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट मांगा है। इसमें पटना सहित ग्रीनफील्ड शहरों, इंडो नेपाल के बीच हाई डैम बनाने, मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आदि के लिए पैसा मांगा है। सवाल यह है कि केंद्र की सरकार बिहार सरकार यानी जेडीयू की मदद से चल रही है, तो क्या बिहार ने जो मांगा है इस बार केंद्र की तरफ से पूरा किया जाएगा? वैसे आपको बता दें कि एलजेपी-आर के मुखिया चिराग पासवान ने भी कहा है कि बिहार को औद्योगिक क्षेत्र में रफ्तार पकड़वाने के लिए कुछ ज्यादा विशेष राशि दी जानी चाहिए। यहां प्रति व्यक्ति औसत आय भी देश से काफी कम है, तो इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए आपको सुनाते हैं चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं और उसके बाद शुरू करेंगे चर्चा। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने नए कीर्तिमान स्थापित किए, जहां पर गरीब और अमीर के बीच की दूरी को कम करने के कार्य किए गए, जहां पर गरीब कल्याण की ऐसी योजनाएं बनाई गई, न सिर्फ उनको बनाया गया बल्कि जिस तरीके से उन्हें धरातल पर उतारा गया, जिन्होंने गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करने का कार्य किया। इन तमाम बातों का जिक्र मां महिम जी के द्वारा आज के उनके अभिभाषण में किया गया। न सिर्फ पिछले 10 सालों के कार्यों का उल्लेख उन्होंने किया जिसने हमारे देश को एक नई आर्थिक मजबूती देने का काम किया, बल्कि ग्लोबली भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को एक नई पहचान दिलवाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत के किसानों का, मजदूरों का और बेरोजगारों की स्थिति को ठीक करने के लिए वो कृत संकल्प है और उसके लिए विशेष करके योजनाएं चलाते हैं। गत बजट में भी आपने देखा कि सारी सुविधाएं देने की बात आई। इस बजट में हम एक बात अलग से कहना चाहते हैं, शायद फाइनेंस मिनिस्टर के नॉलेज में जाए कि संगठित क्षेत्रों के लिए तो बहुत सा काम हो रहा है, लेकिन असंगठित क्षेत्रों के लिए काम नहीं के बराबर है। न तो उसको संगठित होने के लिए कोई बायला बन रहा है और न उसके जो संगठन है जिसके अभाव में उनकी मांगों को कोई दर्शा रहा है। तो इसलिए इस बजट से हम अपेक्षा करेंगे। दूसरी चीज़ है, हमारे विभाग में ही है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हब है। बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हब भी है। उसमें भी देख रहे हैं कि पैसा की कमी है। हम धन्यवाद देते हैं इनको, फाइनेंस मिनिस्टर को, कि जब हमारे यहाँ 400 करोड़ रुपए की कमी थी, हम लोगों ने मांग किया तो 150 करोड़ रुपया और 50 करोड़ रुपया उन्हें 200 करोड़ रुपया दिया गया है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमको 400 करोड़ रुपया की बात होती है तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हब के लिए ज़्यादा काम करते। उसी प्रकार से हमारी स्फूर्ति योजना है, वो भी छोटे छोटे उद्योग और क्लस्टर के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन फंड के अभाव में वो बंद पड़ा है। तो इसलिए हम अपने विभाग के बारे में अपेक्षा करेंगे कि इस पर ध्यान दिया जाए ताकि हमारा जो स्फूर्ति योजना बंद पड़ा है और फिर हमारा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हब में कम पैसे कम पड़ जाते हैं। तो आपने सुना ये दो नेता, जी हाँ, दोनों नेताओं ने अपने तरीके से अपनी मांग रखी है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से केंद्र सरकार को मदद दे रहे हैं, ऐसे में बड़ी बात यह उठ रही है कि क्या विशेष राज्य का दर्जा नहीं भी मिला तो विशेष पैकेज के रूप में क्या मिलेगा। एक बात और उठ करके सामने आ रही है कि वक्फ संशोधन बिल पर भी जेडीयू समर्थन दे रही है, तो उसके एवज में भी जेडीयू कुछ मांग सकती है और निश्चित तौर पर अपने राज्य के लिए बिहार क्या कुछ लेने में कामयाब होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, अर्थशास्त्री, जी हाँ, आपको बता दें आकाश जिंदल, आपका बहुत स्वागत है।
विपिन जैन, सीए टैक्स विशेषज्ञ, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही प्रियदर्शी रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आकाश जिंदल जी आपके पास आना चाहूँगा और मैं सीधा सवाल करना चाहूँगा कि बिहार से बहुत चीज़ों की मांग की गई है, तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के पैकेज की मांग की गई है। मतलब इस बजट में हमें एलोकेट किया जाना चाहिए। बिहार का प्रति व्यक्ति औसत आय देश की अपेक्षा बहुत कम है और साथ ही साथ बिहार को विकसित बनाने के लिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस बजट में आप क्या देख रहे हैं? बिहार को विशेष रूप से क्या मदद मिल सकती है, खास तौर पर तब जब बिहार की मदद से केंद्र सरकार चल रही है? आकाश जिंदल। देखिए, दो चीजें हैं। सबसे पहले तो बिहार के लोगों का हक बहुत है, क्योंकि बिहार के लोग टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा, बिहार के लोगों की प्रति व्यक्ति आय उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की होनी चाहिए। आज मैं जिस शहर दिल्ली में बैठा हूं, वहां भी बिहार के लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो आई थिंक बिहार के लोग डिजर्व करते हैं और बिहार को दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, क्योंकि मेहनती है, टैलेंटेड है, नॉलेजेबल है। अब दूसरी बात जो आपने कही है, पॉलिटिकल एंगल। देखिए, पॉलिटिकल एंगल तो मेरे हिसाब से अपनी जगह है ही है। तो बिहार को कुछ ना कुछ स्पेशल मिलने की डेफिनेटली मुझे संभावना लगती है, उम्मीद लगती है कि बिहार को काफी कुछ मिलेगा। बट जितनी अमाउंट आप बता रहे हैं उतनी अमाउंट मिलना मुश्किल लगती है, क्योंकि ओवरऑल हमें देखना पड़ेगा कि डेफिसिट यानी सरकारी घाटा बहुत हाई चल रहा है। इस समय क्या है, ग्लोबल स्लोडाउन का समय है। तो ग्लोबल स्लोडाउन के कारण, हालांकि मोदी सरकार देश की इकोनॉमी को बहुत बढ़िया चला रही है, बट ग्लोबल स्लोडाउन के कारण डेफिसिट, सरकारी घाटा यानी सरकार की कमाई और खर्चे के बीच में जो गैप है वो ज्यादा है। तो इसमें मैं देसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा। इस बार फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा की झोली में बहुत ज्यादा लड्डू पेड़े रेवड़ियां है नहीं है। तो होगा क्या, एक लड्डू के शायद छोटे छोटे टुकड़े करवा के सबका मुंह मीठा कराने की कोशिश की जाएगी और उसमें से सबसे पहले बिहार की बात आ जाएगी। तो आई थिंक उतना तो नहीं मिलेगा जितना बिहार की तरफ से बिहार के माननीय नेतागण डिमांड कर रहे हैं, बट हाँ, बिहार का मुंह जरूर मीठा होगा। और साथ ही साथ मेरे हिसाब से बिहार के लिए एक्स्ट्रा पैकेज तो होगा ही होगा। और दूसरा जो है, जो एक्सप्रेसवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज का काम है, वो बिहार के लिए काफी अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि ओवरऑल इस बजट में बता दूं आपको, काफी मोटा एक्सपेंडिचर जो है इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पे होने की संभावना है। कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी होने की संभावना है। तो बिहार को भी बहुत से एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, ट्रेन्स, वो कनेक्टिविटी मिलेगी। तो आई थिंक इनडायरेक्टली बिहार को काफी बेनिफिट मिल जाएंगे, बट डायरेक्ट बेनिफिट शायद उतने ना मिल पाए जितना बिहार के नेतागण की उम्मीद है। दूसरा, कहीं ना कहीं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इस बार काफी बड़ी एक्सपेक्टेशन लग रही है कि इस बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपए की कमी की जाएगी। उसके अंदर आपको बता दूं, पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में सेंट्रल गवर्नमेंट एक टैक्स चार्ज करती है, सेंट्रल एक्साइज, कुछ तो स्टेट चार्ज करती है वैट। तो सेंट्रल एक्साइज में कमी होने की संभावना है 5 रुपए। तो वो सारे देश के साथ साथ बिहार के लोगों को भी फायदा मिल जाएगा। इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट 7 लाख से 9 लाख होने की संभावना है, तो वो भी फायदा मिल जाएगा। बट एक्सक्लूसिव फायदा जो आप बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से उस अमाउंट का, उस एक्सटेंट का नहीं मिल पाएगा। हाँ, बिहार की जीएसडीपी ग्रोथ मेरे हिसाब से इस बार 1.5 से 2% बढ़ जाएगी पहले के मुकाबले, और साथ ही साथ बिहार के एलोकेशन भी पहले के बजट्स के मुकाबले काफी अच्छा होने की संभावना है। और ओवरऑल जो सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेट करने वाली है, उसके बाद बिहार की पर कैपिटा इनकम में मेरे हिसाब से 9 से लेकर 9.25% की ग्रोथ आ जाएगी। नहीं, पर एक बात जो जीतन राम मांझी ने की, मैं सीए टैक्स विशेषज्ञ हैं, मैं उनसे भी ये सवाल करना चाहूंगा। पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि सेस और सरचार्ज का राज्यों के साथ बंटवारा हो, ऐसी मांग बिहार सरकार के तरफ से की गई है। कहा यह गया है कि 2011-12 में सेस और सरचार्ज कुल कर राजस्व का 10% था, जो अभी बढ़कर तकरीबन 15.3% हो गया है। तो अब बिहार सरकार के तरफ से यह मांग है कि इसका बंटवारा हो। क्या आपको दिखाई पड़ता है कि ऐसा कुछ संभव है? विपिन जैन जी। देखिए, अगर मैं बात करूं सेस की, तो सेस डेफिनेटली टैक्स के ऊपर ही आ रहा है।
जितना टैक्स आता है वो टैक्स डिस्ट्रीब्यूट होता है हर स्टेट्स में, रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अंदर जितना वहां से टैक्स मिल रहा होता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, जो कि पॉलिसी डिसीजंस के बेसिस पे बनती है। तो सिर्फ सेस को मांगना अलग से, वो शायद मेरे को कुछ लॉजिकल नहीं लगा। हो सकता है उसके पीछे कुछ और थॉट हो, वो थॉट शायद अभी पूरी क्लियर नहीं हुई है। और डेफिनेटली जब 10% से 15% हुआ है तो उस हिसाब से एलोकेशन भी जा रहा है स्टेट्स को, क्योंकि कोई भी टैक्स आता है, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी के रूप में आए, चाहे वो इनकम टैक्स के रूप में आए, तो जिस स्टेट से जितना टैक्स आता है उस हिसाब से एलोकेशन भी जाता है उसको। तो स्पेसिफिकली सेस में मांगना या सबचार्ज में मांगना कोई एलोकेशन, उसका कोई लॉजिक मेरे को दिख नहीं रहा है अभी एज ऑन। आपको लॉजिक दिख नहीं रहा, लेकिन एक दो बात मैं और करना चाहूंगा जिंदल साहब से, फिर हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। जिंदल साहब, रेलवे और हवाई अड्डा पे खास तौर पर जोर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए, इस तरह की मांग की गई है। भागलपुर एयरपोर्ट के लिए 2500 करोड़ की मांग की गई है। सोनपुर में एक बड़ा इंटरनेशनल लेवल का मेला लगता है, उसके लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग की गई है। और साथ ही साथ कहा गया है कि बिहटा से औरंगाबाद और सुल्तानगंज से देवघर के लिए नई रेलवे लाइन बिछाने की जरूरत है। वहीं फारबिसगंज दरभंगा खगड़िया समस्तीपुर खंड का दोहरीकरण हो। मतलब बिहार चाहता है कि बिना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट के बगैर बिहार की तरक्की नहीं हो सकती। चूंकि राज्य का शहरीकरण बड़ी तेजी से हो रहा है, तो इसलिए शहरों में अच्छी सुविधा हो और उसके लिए बिहार को पैकेज की जरूरत है। क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार बिहार के एमपीज पर निर्भर है, खासतौर पर जेडीयू के एमपी पे, तो क्या इस तरीके से केंद्र सरकार को शायद इतना नहीं जितना ये मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे पिछली बार 52,000 करोड़ के आसपास दिया गया था, लोगों ने कहा कि ये बिहार केंद्रित बजट है, क्या इस बार भी ऐसा कुछ आप देख पा रहे हैं? मेरे हिसाब से ये तीनों डिमांड जो है पूरी होने की बहुत संभावना है। क्योंकि आपको बता दूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है कि शायद 13 लाख करोड़ के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एलोकेशन आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप देखिए सरकार के पैटर्न को देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर या इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमेशा एक बहुत बड़ा एलोकेशन आता रहा है। अब ये तीनों चीजें बिहार के लिए तो जरूरी है ही है, बट साथ ही साथ कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी ऐड करेंगी। तो मेरे हिसाब से 2 एयरपोर्ट्स का आना, रेलवे ट्रैक बिछाया जाना, रेलवे ट्रैक का डबल होना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी काफी संभावना लगती है। और इन चीजों की पॉसिबिलिटी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार खर्चा कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर का सरकार को रिजल्ट मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही हम पिछले साल, अब इस साल की बात करें करंट ईयर में, दुनिया की सारी बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, चारों से तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत खर्चा किया है। और अगर बिहार में ये इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, एक चीज आपको और बता दूं, ये मात्र बिहार का फायदा नहीं होगा, ये पूरे कंट्री का फायदा होगा। क्योंकि अगर कनेक्टिविटी होगी, एयर कनेक्टिविटी होगी, तो एयर कनेक्टिविटी कहां से होगी? इन तीनों जगह अगर एयरपोर्ट बन जाते हैं तो कनेक्टिविटी होगी दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से, इन तीनों सिटीज को भी फायदा होगा। अगर रेल ट्रैक बन जाता है तो इंडियन रेलवेज के रेवेन्यू में फायदा होगा। अगर रेलवे ट्रेन चलती है तो उससे फायदा होगा। तो मेरे हिसाब से ये तीनों में से काफी डिमांड जो है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके पास फिर लौट रहा हूं। हमारे साथ और पैनलिस्ट हैं, एक सवाल मैं आपसे और लूंगा, लेकिन पहले मैं अपने अन्य पैनलिस्ट के पास जाना चाहूंगा। मेरे साथ जो डॉक्टर संजय हैं, डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दरअसल कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर संजय, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मिल रही है आवाज। डॉक्टर संजय, मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि कहते हैं ना कि 26 जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, और मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से इंडो नेपाल हाई डैम बनाने के लिए 13,000 करोड़ रुपया मांगा गया। क्या आपको लगता है कि इस ओर विशेष ध्यान केंद्र सरकार देगी? क्योंकि हर साल चाहे गंडक हो, कोसी हो, कमला हो, आदि नदियों पर हर साल आने वाली बाढ़ से करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं, उनके जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और चूंकि केंद्र सरकार में बिहार के एमपीज का बड़ा समर्थन है,
उनकी मदद से सरकार चल रही है, तो आपको लगता है कि ये 26 जिलों में इसका असर पड़े, इसके लिए कुछ विशेष व्यवस्था की जाए, चाहे जल निकासी की व्यवस्था हो, पुल पुलिया बनाने की बात हो, उत्तर बिहार को फायदा मिल सके, ऐसा कुछ मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है आपको? मिल सकता है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार 63,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता बिहार को मिली थी। और जो ज्योग्राफी है बिहार का, अब चूंकि आप अपने ज्योग्राफी को नहीं बदल सकते हैं, तो नेपाल और नेपाल से जो पानी नदियां लेकर के आती हैं, तो इस इलाके को पूरी तरह से जल प्लावित कर देती है। स्वाभाविक है कि अगर आप डैम नेपाल के साथ कोई समझौता अभी तक नहीं हो पाया, इसके बाद भी कि ठीक है जो हम जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी वो आप ही को दे देंगे, इसके बाद भी वो बिहार उस अभिशाप को झेलने के लिए तैयार होता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो 26 जिले हैं जहां पर तटबंधों पर जिंदगी गुजारने के लिए लोग विवश होते हैं, वो जो सीजन होता है, रेनी सीजन होता है, जैसे ही वहां वर्षा अधिक होती है और वो पानी तराई का पूरा आ जाता है बिहार में, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से, हालांकि इन लोगों ने रखा भी है, जब फाइनेंस मिनिस्टर के साथ स्टेट के साथ बात हो रही थी तो उसमें ये प्रपोजल दिया गया है कि बाढ़ प्रबंधन के लिए एक मुश्त राशि हमें दी जाए। ठीक है, आप हमें स्पेशल स्टेटस नहीं दीजिएगा, स्पेशल पैकेज के तहत तो हमें मदद कीजिए। तो रखा गया है, इस प्रोविजन को रखा गया है कि हाँ, हमें बाढ़ प्रबंधन के लिए अगर केंद्र हमें सहायता नहीं करेगी, मदद नहीं करेगी, तो एक बड़ी आबादी जो तटबंधों पर जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त हो जाती है, जिनके हिस्से में बीमारियां आती है, कुपोषण आता है और उनके खेतों में तो गाद भर जाता है नदियों का, तो इसको लेकर के एक बड़ी बात है जो प्रोविजन है, और निश्चित रूप से केंद्र इस पर विचार करेगी। दूसरी बात, आंध्र प्रदेश और बिहार को पिछली बार भी मदद मिली थी, इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि बिहार को मदद मिलेगी, क्योंकि जो प्रति व्यक्ति आय केंद्र का है, बिहार की आय 1/3 है, 66,000 कुछ रुपए यहाँ का प्रति व्यक्ति आय है। तो उस हिसाब से भी बिहार डिजर्व करता है कि जब तक इसको विशेष सहायता नहीं मिलेगी, और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप कर रहे थे, वहां भी जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, अमृतसर भाया गया से होते हुए कलकत्ता से इसको कनेक्ट करने की बात चल रही है, तो वहां पर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, चाहे वो एनएच की बात हो, चाहे वो रेलवे ट्रैक की बात हो, निश्चित रूप से बिहार को उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन बाढ़ एक प्रायोरिटी है बिहार के लिए, और बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए उम्मीद तो की जा रही है, क्योंकि सीतारमन जी आई थी, कुछ दिन पहले बिहार आई थी, तो निश्चित रूप से लोगों ने इस बात को उनको बताया था कि देखिए उत्तर बिहार की क्या स्थिति है, उत्तर बिहार बाढ़ की विभीषिका झेलता है और दक्षिण बिहार सुखाड़ की विभीषिका झेलता है, जहां के खेतों में पानी ही नहीं होता है। तो केंद्र के बजट में उम्मीद तो है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, हमारे बाढ़ प्रबंधन को लेकर के, सूखा प्रबंधन को लेकर के, और यहाँ तक कि गंगा का भी जो गाद है, जिस गाद की वजह से एक बड़ी आबादी का जो खेत है वो बंजर होते जा रहा है, उस मिट्टी के ऊपर एक बड़ा परत बिछ गया है, बिल्कुल उसको लेकर ड्रेजिंग को लेकर के भी लोगों ने प्रपोजल दिया है। बिल्कुल, मैं आपने प्रपोजल जो दिया है उसकी विस्तार से चर्चा की। मेरे साथ प्रियदर्शी रंजन भी हैं। प्रियदर्शी रंजन, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन आकाश जिंदल, मैं एक सवाल आपसे ले लूं, उसके बाद मैं प्रियदर्शी रंजन के पास जाऊंगा। स्वास्थ्य और शिक्षा बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और दरअसल बार बार चर्चा होती है कि हॉस्पिटल्स वहाँ के उतने अच्छे नहीं हैं और इस वजह से लोगों को दिल्ली आना पड़ता है। एम्स, सफदरजंग अस्पतालों में बिहार के लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के मद में बिहार सरकार
जो है वो केंद्र से अतिरिक्त सहायता मांगी है, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के 25,000 करोड़ रुपए की मांग की गई है, क्योंकि राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और अपराध विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 300 करोड़ मांगा गया है, गया में सीआईएसएफ बटालियन की स्थापना करना है, विशेष उच्च सुरक्षा कारा जेल के लिए 250 करोड़ और बिहार पुलिस की विशेष इकाइयों को ठीक करने के लिए 200 करोड़। मतलब बहुत तरह की मांग है, खासतौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए बिहार की तरफ से यह मांग की गई है। चूंकि केंद्र मोदी 3 की सरकार में बिहार का अहम योगदान है, कितनी संभावना देख पा रहे हैं आप? देखिए, संभावना एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी संभावना देख रहा हूं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में बांटने को बहुत कुछ होगा तो बिहार को काफी मिल जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा। पंकज जी, आप तो बहुत नॉलेजेबल जर्नलिस्ट, आप जानते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा जहां सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, वहीं स्टेट गवर्नमेंट के भी जो है हिस्से में काफी चीजें आ जाती है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा में, खासकर स्वास्थ्य में जो जो चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, उसके अंडर मेरे हिसाब से हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस खुलने की संभावना लगती है, क्योंकि वहां स्वास्थ्य भी आ जाता है, शिक्षा भी आ जाता है। बट एलोकेशन उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ओवरऑल ही मैं देख रहा हूं स्वास्थ्य और शिक्षा पे एलोकेशन मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस लग रहा है। और आज के अगर इकोनॉमिक सर्वे को देखें, एक चीज हमें देखनी होगी, जीडीपी ग्रोथ को रियलिस्टिक लेवल 6.3 to 6.8% पे देखा जा रहा है। तो ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ग्लोबल स्लोडाउन का असर आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि हमारे जो देश का मैन्युफैक्चरिंग है, शायद उसकी ग्लोबल डिमांड उसको उतनी ना मिले। और मुझे लगता है एक और बात जो सरकार कहना नहीं चाहती, कह नहीं रही और इशारों में कह गई है, आने वाले समय में ग्लोबली एक टैरिफ वॉर शुरू होने वाली है, जिसका बिगुल डोनाल्ड ट्रंप साहब बजा चुके हैं। उसका इंपैक्ट भी देश की इकोनॉमी पे आएगा, इसीलिए जो जीडीपी ग्रोथ है उसको उतना ज्यादा पॉइंट नहीं रखा गया है। तो इसलिए स्वास्थ्य और शिक्षा पे उतना एलोकेशन मुझे नहीं लगता आ पाएगा ओवरऑल ही। तो जब ओवरऑल बजट का हिस्सा इतना नहीं होगा तो बिहार को भी उतना ज्यादा हिस्सा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे हिस्सा मिल जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा पे उतना ज्यादा नहीं मिल पाएगा। हाँ, कुछ ना कुछ एलोकेशन मेडिकल कॉलेज के रूप में, हॉस्पिटल के रूप में, शायद एक एम्स के रूप में आ जाए, ऐसी मुझे संभावना लगती है। उसके अलावा जहां तक आपने बताया इंटरनल सिक्योरिटी को लेके, जहां तक सीआईएसएफ की डिमांड रखी, मेरे हिसाब से वो हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी बीफ अप करना सेंट्रल गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी लग रही है। इस समय एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर भी काम होगा, क्योंकि डिफेंस का बजट, हालांकि आपके प्रश्न का हिस्सा नहीं है, मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जियोपॉलिटिकल रिस्क जो दुनिया में चल रहे हैं या जो हम एंटीसिपेट कर रहे हैं, तो उसके चलते हुए इंटरनल सिक्योरिटी के देखते हुए भी सीएसएफ बटालियन के ऊपर जो एलोकेशन इनडायरेक्टली आप जो बात कर रहे हैं उनके लिए बनने की, वो पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। तो मेरे हिसाब से मैं एंड यही करूंगा, आपकी इजाजत से। मैंने जैसे आपको बताया एक दूसरा चैनल ज्वाइन करना है, मैं इजाजत चाहूंगा, पर मेरे हिसाब से ठीक है। धन्यवाद आपको धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। जैन साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा कि बिहार में लोग कृषि पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं और कहा जा रहा है कि कृषि और सहकारिता को लेकर के केंद्रीय योजनाओं के लिए 1000 करोड़ की मांग की गई है। बिहार में चाय बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हो, 32 कृषि उत्पाद बाजार का आधुनिकीकरण किया जाए, बागवानी और कृषि अनुसंधान संस्थान वो एपिडा का कार्यालय खुले। ये तमाम तरह की बातें, ये तमाम चीजों की मांग की जा रही है। आपको लग रहा है कि इस बजट में कृषि के लिए बहुत ज्यादा एलोकेशन बिहार को मिलने जा रहा है? डेफिनेटली देखिए, कृषि का एलोकेशन तो हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी बजट की बात होगी तो कृषि की बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी और मेडिकल की बात होगी, डिफेंस की बात होगी। ये 5 चीजें हमेशा बजट में टॉप प्रायोरिटी पे रखी जाती हैं और इसका जो एलोकेशन है, जो इसका विभाजन है, वो बहुत अच्छे से किया भी जाता है। और अगर हम बात कर रहे हैं कि जो बिहार की डिफरेंट डिमांड्स हैं, जो वो मांग रख रहे हैं कि हमें क्या कहते हैं 32 एग्रीकल्चर जो हमारी प्रोड्यूस हैं, जो उनको बाजारीकरण किया जाए या चाय बोर्ड बनाया जाए, वो उनकी जायज मांग है और वो शायद मांग आज से नहीं है, वो काफी दिनों से चल रही है। और देखिए, अगर मैं 10 मांगे रखूंगा तो शायद 4 तो मानी जाएंगी। इसी को देखते हुए इतनी सारी मांग रखी गई है, इसी को देखते हुए 1.5 लाख करोड़ रुपए मांगा गया है कि अगर मैं 1.5 लाख करोड़ मांगूंगा, पिछली बार 52-55 हजार पे मिला था, तो इस बार शायद 1 लाख करोड़ मिल जाए। तो कृषि हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और वो रहेगा। और जो हमारी सरकार है, केंद्र की सरकार, वो
कृषि के ऊपर, चाहे कोई भी सरकार रही हो केंद्र में, कृषि के ऊपर उनका अपना फोकस रहा है। और उस फोकस के हिसाब से बिहार को कृषि प्रधान क्षेत्र तो है ही, तो उस हिसाब से एलोकेशन जरूर आएगा। जरूर आएगा। आप कह रहे हैं प्रियदर्शी रंजन बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, एक सीधा पॉलिटिकल सवाल पूछता हूं, वक्फ संशोधन बिल पर भी जेडीयू के समर्थन की जरूरत है सरकार को? आपको लगता है जेडीयू जितनी इंपॉर्टेंट हो गई है मोदी 3 के लिए, इसमें जो ये लोग मांग रहे हैं बहुत हद तक केंद्र सरकार इसकी भरपाई करने का प्रयास करेगी? क्योंकि वक्फ संशोधन बिल भी मोदी सरकार के लिए नाक का सवाल बना हुआ। आपको लगता है कि जेडीयू का दबाव बढ़ेगा और इस बार भी विपक्ष ये कहेगा कि ये बजट ऐसा लगता है जैसे बिहार केंद्रित हो? नहीं, हो सकता है और होना भी चाहिए। क्षेत्रीय पार्टियों का अपना जो एक इक्वेशन है, और अभी क्षेत्रीय पार्टी के बदौलत जनता दल यूनाइटेड जो क्षेत्रीय पार्टी है उसकी बदौलत केंद्र में सरकार है, तो जनता दल यूनाइटेड निश्चित तौर पर अपनी हिस्सेदारी मांगेगी बिहार के लिए कि ज्यादा से ज्यादा मिले, और इसमें कोई गलत नहीं है। तेलंगाना में भी ले गए चंद्रबाबू नायडू, ये माफ करिएगा, वहाँ आंध्र प्रदेश में ले गए चंद्रबाबू नायडू ले गए, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में कि बिहार को इस बार भी स्पेशल पैकेज कुछ न कुछ मिलेगा। उतना नहीं मिलेगा जितना पिछली बार मिला था, लेकिन मिलेगा। और बिहार के सतत विकास के लिए सतत बजट में लगातार स्पेशल पैकेज की जरूरत है। अगर आप क्षेत्रीय असमानता को दूर करना चाहते हैं, बिहार जैसे प्रदेशों को, बिहार या अन्य जो इस तरीके के जो प्रदेश हैं जो राष्ट्रीय समानता के स्तर पर, क्षेत्रीय समानता के स्तर पर बेहद पिछड़े हुए हैं, उनका असंतुलन है, तो उसको अगर आप मेन एक्सट्रीम में लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बार बजट में प्रावधान करने की जरूरत नहीं है, लगातार बार बार उनको विशेष प्रावधान के तहत, बजट में विशेष प्रावधान के तहत आगे बढ़ाने की जरूरत है। जिस तरीके से कहा जाता है कि भारत को अगर विकसित देश बनना है तो उसके जीडीपी को 25 वर्षों तक लगातार 9% के पार रहना होगा, उसी तरीके से अगर आप क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना चाहते हैं तो खास करके बिहार जैसे जो राज्य हैं उनको कम से कम 50,000 लाख करोड़ रुपए आपको लगातार 10 सालों तक देना पड़ेगा, तभी जाकर के ये क्षेत्रीय असंतुलन बना हुआ है बिहार को लेकर के वो दूर होगा। आप देख लीजिए जितने भी पैमाने हैं, तमाम पैमानों पर, आप इंफ्रा की तो बात बहुत होती है, लेकिन मानवीय सूचकांक जो है उसको भी आप देख लीजिए, उन तमाम पैमानों पर बिहार किस हद तक पिछड़ा हुआ है, नीचे से टॉप है और लगातार नीचे से टॉप कर रहा है। तो बिहार में सिर्फ इंफ्रा पर ही नहीं, मानवीय जो चीजें हैं उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कुपोषण को दूर करने की जरूरत है, भूखमरी की समस्या बिहार में है, ठीक है, गरीबी रेखा। जी, आप ये बात कह रहे हैं, पर डॉक्टर संजय एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे राष्ट्रीय औसत आय है बिहार काफी पिछड़ा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार पिछड़ा हुआ है, अगर आप कहें रेलवे और एयरपोर्ट बिहार पिछड़ा हुआ है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं। आप इंडस्ट्री की बात करें, बिहार में लगभग झारखंड हट जाने के बाद कुछ बचा नहीं है। चिराग पासवान इसकी मांग कर रहे हैं। और जहां तक जीतन राम मांझी का सवाल है, तो जीतन राम मांझी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया, वो ये उठाया कि संगठित क्षेत्र में तो सरकार बहुत कुछ कर रही है, असंगठित क्षेत्र में कुछ हो नहीं रहा है। एक बड़ी आबादी जो है बहुत सारी व्यवस्था से लाभ लेने से महरूम रह जा रही है। ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि इस बजट में किन किन क्षेत्रों पर आप विशेष फोकस देख रहे हैं जिससे बिहार विशेष तौर पर लाभान्वित हो? देखिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की यहाँ बिहार में बड़ी संभावना है और पिछली बार भी बजट में उसके प्रोविजन रखे गए थे। इस बार भी मुझे लगता है कि एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर के बजट में थोड़े प्रावधान होंगे। चिराग पासवान तो जब तक उसके मिनिस्टर हैं तो उससे उम्मीदें हैं, क्योंकि जहां संभावनाएं हैं। इथेनॉल प्लांट आपने देखा होगा, शाहनवाज जी थे, कुछ थोड़ी गति मिली थी, बाद में वो रुक गई थी। तो इथेनॉल प्लांट को भी फिर से एक बार पुनर्जीवित करने के लिए हो सकता है कि बजट में प्रोविजन हो। शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बात कर रहे हैं, दरभंगा में एक दूसरा एम्स तो मिल गया है और पटना यूनिवर्सिटी को भी काफी अच्छा बीच में ही बजट में प्रोविजन कर करके बीच में ही पटना यूनिवर्सिटी को एक अच्छा फंडिंग किया गया है। पटना मेडिकल कॉलेज का अब 100वां वर्ष इसी 25 या 26 को मनाने की बात चल रही है फरवरी में।
तो हो सकता है कि पटना मेडिकल कॉलेज जो सबसे पुराना और बड़ा मेडिकल कॉलेज है उसके लिए भी थोड़ा प्रोविजन हो। तो शिक्षा और स्वास्थ्य से ज्यादा जो मुझे उम्मीद है, एक तो कि बाढ़ को रोकने के लिए हो सकता है जो प्रोविजन में भी इन लोगों ने लाया है उसमें बजट का एक अच्छा खासा बिहार को मिले पैकेज। दूसरा हमें लगता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को लेकर के या प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर के उसमें बिहार को थोड़ा मिल सकता है। और तीसरी बात जो मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि झारखंड के बंटने के पहले भी जो फ्रेट इक्वेडोर बनाया गया था, फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया था और उसमें जो इक्वलिटी आई थी वो आजादी के बाद से ही बिहार सफर रहा है कि बिहार का मिनरल्स, बिहार का कोयला जब झारखंड संयुक्त भी था और उसी रेट में महाराष्ट्र में, साउथ में उनको भेजा जा रहा था, तो उन कंपनियों को क्यों बिहार में आकर के लगाएंगे, क्यों वो लगाएंगे जो झारखंड में जाकर के, वो तो सारे साउथ में चले गए थे। इस बार इस बात की चर्चा की गई है कि हमारे हिस्से में क्या क्या आने वाला है अगर पैकेज नहीं दीजिएगा, क्योंकि रोजगार एक बड़ा सवाल है और रोजगार की संभावना। अब मैं देख रहा था जो वित्त मंत्री यहाँ है अशोक सम्राट चौधरी, वो कह रहे थे कि 10,000 करोड़ का हमने प्रोविजन रखा है कि 10,000 करोड़ और हमने चिन्हित कर लिया है जमीन जो इंडस्ट्रियल एरिया के नाम पर हमने चिन्हित किया है। अगर केंद्र सरकार से उनको पैकेज नहीं मिलेगा, केंद्र सरकार से उनको सुविधा नहीं मिलेगी, तो राज्य के भरोसे मैं नहीं समझता हूं कि एक ये ले पाएंगे, एक आकार इनकी योजना जो है वो ले पाएगी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए चाहे वो इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड हो, मिनरल बेस्ड हो या आईटी इंडस्ट्री पर भी काफी गंभीरता से बिहार ने प्रपोजल रखा है कि ठीक है बिहार के पास समंदर का किनारा नहीं है, आईटी बेस्ड इंडस्ट्री तो यहाँ लग ही सकता है, आप हमको दीजिए। इसी बिहार के लड़के बंगलोर, पूना और अमेरिका में जा करके वहां पर वैली बनाए हुए हैं, बिहार में क्यों नहीं भाई? तो इसको लेकर के भी प्रपोजल दिया गया है। तो इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग यूनिट और जो आपने कहा कि चूंकि एम्स इनको दे दिया गया है दरभंगा में, इसलिए स्वास्थ्य में मुझे बहुत नहीं लगता है। हाँ, पटना मेडिकल कॉलेज को 100वीं वर्ष पर हो सकता है कि मिल जाए। कुछ शिक्षण संस्थानों को, चूंकि 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इनको दिए हुए हैं, गया में और मोतिहारी में, हो सकता है कि कोई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात चल सकती है। और एयरपोर्ट जो आपने शुरू में कहा, एयरपोर्ट पर भी गंभीरता से बात चल रही है कि आप 2 एयरपोर्ट कम से कम और बिहार को दीजिए। देखते हैं बजट में क्या क्या प्रोविजन में बिहार को हिस्से में क्या क्या आता है। लेकिन आंध्र प्रदेश ने एक बड़ा प्रपोजल दिया है, अगर आंध्र के हिस्से में कुछ चीजें आएंगी तो निश्चित रूप से बिहार के हिस्से में भी आएगी, आना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ सीए टैक्स विशेषज्ञ भी हैं। टैक्स को लेकर के बड़ी चिंता रहती है, खास तौर पर सैलरीड लोगों को, कि आखिरकार उसमें हमें क्या रिलैक्सेशन मिल सकता है। कहा जाता है, हर बार एक्सपर्ट कहते हैं, आप जैसे लोग, कि टैक्सिंग को और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। इससे बिहार ही नहीं पूरा देश लाभान्वित हो सकता है। क्या इस बजट में आप ऐसी कोई उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई जा सकती है, खास तौर पर तब जब ग्रोथ रेट 6.4 to 6.8 रहने की उम्मीद की जा रही है? अब जहां पिछले 4 सालों में ग्रोथ रेट सबसे कम है, तो क्या आपको लगता है कि कोविड के बाद का जो असर पूरे विश्व पे पड़ा है और निश्चित तौर पर भारत पर भी पड़ा है, तो क्या टैक्स में लोगों को रिबेट मिलने की संभावना है, खास तौर पर जो सैलरीड लोग हैं? देखिए, अगर टैक्स की रिबेट की बात करूं तो मुझे कोई संभावना नहीं दिख रही है एकदम, अगर मैं सच बोलूं, क्योंकि जब पिछली बार गवर्नमेंट जब थर्ड टाइम बनी, उसके बाद जब उन्होंने बजट दिया तो भी सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन को 25,000 पे बढ़ाया गया था। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अगर होगा तो वही अल्टीमेटली दोबारा से 25,000 पे फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा मुझे ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है कि कोई हमारा कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट लोगों को मिलने वाला है। एक जरूर एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि बैंकों के पास लिक्विडिटी कम होती जा रही है, क्योंकि जो एफडीज हैं वो अब कम बन रही है, क्योंकि जितने भी जनता है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वो सब लोग म्यूचुअल फंड की तरफ, शेयर मार्केट की तरफ जा रहे हैं। तो बैंकों के पास आज की डेट में एफडी नहीं होती है, सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं होता है। तो वो मुझे देख के लगता है कि शायद बजट को लेके उसको कोई बेनिफिट दिया जाए कि अगर आप एफडी बनाएंगे तो शायद आपको कोई टैक्स में रिबेट मिल जाए, शायद नए टैक्स रिबेट पे भी मिल जाए। वो एक अगर कुछ हो गया तो कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मुझे कोई बेनिफिट दिख नहीं रहा है उसके अंदर, बजट के अंदर एट प्रेजेंट।
आपको डायरेक्ट कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई लेकिन उम्मीद नहीं। आप क्या देख पा रहे हैं कि सरकार मेजरली किस तरफ ज्यादा फोकस करेगी? और अगर बिहार के संदर्भ में आपसे पूछा जाए तो आपको क्या दिखाई पड़ता है कि बिहार में सरकार क्या विशेष तौर पर दे सकती है? देखिए, अगर मैं सिर्फ बिहार की बात करूं, वैसे तो बिहार की नहीं पूरी इंडिया की बात करें, तो सरकार का जो मेजर फोकस है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही है। कि जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, अल्टीमेटली हम लोग ये कहते हैं कि अल्टीमेटली वो 3 या 4 साल बाद आपको रिप्रोडक्ट करके वापस करना शुरू कर देता है। तो आज मैं अगर एयरपोर्ट पे खर्चा कर दूंगा, तो वो 3 साल बाद हमारे को रिवेन्यू देना शुरू कर देगा। वहाँ पे अपने आप इंडस्ट्री बढ़ जाएगी, और अपने आप ही जो पर कैपिटा इनकम की हम लोग बात कर रहे हैं वो बढ़ जाएगी। सिमिलर हमारा एक्सप्रेस वे से बात कर लें या रेलवे से बात कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट का फोकस है वो गवर्नमेंट का रहने वाला है। और टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट के पास आ ही रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। और कुछ भी कह लीजिए, देखो चुनाव तो जीत ही रहे हैं, तो सिर्फ जब चुनाव जीत रहे हैं तो एक अपनी इनकम को कम करने से बेटर है कि वो इनकम को वहीं रख के उस पर ऊपर खर्चा बढ़ाएं, सो डेट लोगों को लगे कि हाँ कुछ एक्सपेंडिचर हो रहा है, लोगों को बेनिफिट हो रहा है। तो मुझे इसलिए टैक्स में कोई बेनिफिट होता हुआ नहीं दिख रहा है कि टैक्स स्लैब्स के अंदर कोई बेनिफिट होगा। हाँ, खर्चा जरूर जो है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो जरूर बढ़ेगी, और बिहार को भी बढ़ेगी और बाकी पूरे देश के लिए ही बढ़ रही है, तो उसमें कोई दो राय नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा प्रियदर्शी रंजन कि पर्यटन और पर्यावरण पर बिहार में बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया गया है। अगर आप पर्यटन की भी बात करें तो बांका, कैमूर, जमुई और मुंगेर में पर्यटन विकास के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए मांगे, जबकि बहुत सारे ऐसे वो कहते हैं ना फॉल्स हैं जिसको सरकार अगर ठीक से मार्केट करे तो काफी दर्शनीय स्थल बन सकता है। जैसे मैं बताऊं, लखीसराय के पास श्रृंगी ऋषि है, उससे पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। तो अगर सरकार उसको ठीक से डेवलप करे तो बहुत शानदार और रमणीक स्थान है वो, तो लोग दूर दूर से वहां जा सकते हैं और सरकार को रिवेन्यू मिल सकता है। तो आपको ये लगता है कि इस बार जिस तरीके से बजट मांगा जा रहा है, आप देखिए सोनपुर, सुल्तानगंज और भागलपुर के लिए 600 करोड़, नदियों में गाद की सफाई के लिए 2200 करोड़, गंगा में डॉल्फिन संरक्षण के लिए 60 करोड़, जलवायु परिवर्तन केंद्र में विकास के लिए 132 करोड़, ये सारी मांगे बिहार सरकार के तरफ से रखी गई। अब बड़ा सवाल है कि मोदी 3 में अहम समर्थन, दूसरा जेपीसी, तो जेपीसी में भेज दिया गया जो वक्फ संशोधन बिल था, अब वो समय लगभग पूरा होने वाला है। जेडीयू समर्थन देती है, तो उसके एवज में मुझे लगता है राजनीति में तो सौदेबाजी तो होती ही होती है। आपको क्या दिखाई पड़ता है कि पिछली बार से, क्योंकि 1.5 लाख करोड़ मांगा गया है, तो पिछली बार 52,000 करोड़ दिया गया था, इस बार और ज्यादा लेने में बिहार सरकार कामयाब रहेगी? देखिए, जनता दल यूनाइटेड, बिहार सरकार, दोनों, जनता दल यूनाइटेड की इसलिए कह रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड लीड कर रही है, तो जनता दल यूनाइटेड की ओर से हार्ड बार्गेनिंग की जाएगी, पूरी बार्गेनिंग की जाएगी कि हमारी बैसाखी के बदौलत केंद्र में सरकार है। जो आप वक्फ का जो जिक्र कर रहे हैं, वक्फ समर्थन के बदले भी मांगा जाएगा बजट में। हो सकता है कि बजट में जो स्मार्ट सिटी है उसको 5 की बजाय 10 करने की मांग हो। जो आप पर्यटन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिहार अनएक्सप्लोर रहा है पर्यटन, टूरिस्ट प्लेस के मामले में। जिस कैमूर की आप चर्चा कर रहे हैं, एक ककोलत है बिहार में, नवादा में, वैसे वैसे सैकड़ों झरने हैं उसी बिहार में कैमूर की पहाड़ियों में, तो वो अनएक्सप्लोर है। अगर उसको कॉरिडोर के तौर पर जो आप कह रहे हैं कि विकसित किया जाए तो बहुत बेहतर हो सकता है, और पूरी संभावना है बिहार में पर्यटन की, और अभी तक पूरा काम नहीं हुआ है। बिहार सरकार इस बार चाहेगी, नीतीश कुमार चाहेंगे कि किसी तरीके से हार्ड बार्गेनिंग की जाए, वक्फ हो या अन्य जो मामले हैं उनको लेकर के अगर समर्थन देने लेने की बात हो तो उसका सौदेबाजी बजट के माध्यम से हो, और पूरी उम्मीद है कि ये होगा। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। कई लोग कह रहे हैं कि पिछली बार बिहार को मिल गया, इस बार नहीं मिलेगा, लेकिन मैं मानता हूं कि इस बार भी बिहार को मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। आप क्षेत्रीय असमानता को अगर दूर करना चाहते हैं, बिहार मिलना में भी तो चाहिए। आप कह रहे हैं रेलवे में डॉक्टर संजय, रेलवे में पिछले कई वर्षों से बिहार को कुछ खास नहीं मिला है।
इस बार रेलवे में मिलना चाहिए। रेलवे पर डॉक्टर कितना संजय, दबाव बिहार पे है। बिहार ने विशेष तौर पर सड़क पर ज्यादा फोकस किया है। 48,320 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है। पशुपतिनाथ से बैद्यनाथ धाम के लिए 250 किलोमीटर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाने की मांग की है। रक्सौल से दिगवारा तक 135 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर, 120 सड़कों पर फ्लाईओवर का निर्माण, गंगा नदी पर पुल, जयप्रकाश पुल का विस्तार। अगर मैं मानता हूं 1.5 लाख करोड़ थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन 75,000 करोड़, लाख करोड़ लेने में भी सरकार कामयाब होती है। क्योंकि अगर कामयाब नहीं होगी तो आपको नहीं लगता जिस तरीके से आरजेडी बार बार घूम करके कह रही है विशेष राज्य का दर्जा नहीं ले पाए, बिहार को मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल इसको चुनावी मुद्दा बना सकती है। इसलिए जेडीयू का जरूर फोकस होगा कि इस बार हमें चुनाव लड़ना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आवंटित करिए ताकि हम लोगों के लिए बेहतर काम कर सकें और हम ये बता सकें कि देखिए केंद्र के साथ रहे तो हमने आपके लिए क्या क्या हासिल किया। नहीं, जेडीयू ही नहीं, क्योंकि बीजेपी को भी चुनाव लड़नी है, इसलिए बीजेपी भी कोशिश करेगी। और जो केंद्र में चूंकि बीजेपी की सरकार है इसलिए करेगी। आप अभी पर्यटन की बात कर रहे थे, विष्णुपद कॉरिडोर का प्रोविजन पिछली बार बजट में किया गया था बिहार में। मुझे इस बार भी उम्मीद है कि टूरिज्म को लेकर के एक बिहार सरकार के पास भी एक अच्छा डेटा है, वो राजगीर हो, वैशाली हो, नालंदा हो, ये बोधगया हो, उसमें काफी टूरिस्ट आए और उनसे जो रेवेन्यू आया, उससे जो पैसे आए, वो बिहार सरकार की आर्थिक ताकत बने। तो अगर उन्होंने कहा है कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उन सारे पहाड़ी इलाकों को जहां से झरने निकलते हैं और कई झील हैं जहां पर कई पक्षियां आती हैं माइग्रेट करके, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, उनको डेवलप कराने के लिए कहा गया है। डॉल्फिन को लेकर के चूंकि बनाया गया है, सेंट्रल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार में ही है, लेकिन जब तक केंद्र उसमें और राशि नहीं मुहैया कराएगी, क्योंकि वो जो डॉल्फिन है वो बिहार में बक्सर से लेकर के और भागलपुर के बीच का इलाका है, वही डॉल्फिन का इलाका है। तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर तो बना दिया गया सेंटर के द्वारा, लेकिन जब उसकी फंडिंग नहीं होगी तो आप उसको प्रमोट नहीं कर पाएंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो जरूरत है, क्योंकि बिहार की जो एक मौलिक समस्या है वो है पलायन। तो जैसे ही रोड कनेक्टिविटी बढ़ती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बहाने ही अगर सड़कों का निर्माण होता है, तो हाईवे के दोनों तरफ एक टाउनशिप डेवलप करने की पूरी संभावना बनती है। वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की गुंजाइश बनती है, वहां पर छोटे छोटे एमएसएमई के माध्यम से लोग उद्योग लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है, ठीक है 1.5 करोड़ का जैसे कि इन्होंने ये मांगा है कि हमको इतना करोड़ का प्रोविजन रखा गया कि हमको दीजिए, लेकिन पिछली बार 63,000 करोड़ दिया गया था। लेकिन एक ग्रोथ रेट को लेकर के और दूसरा रुपए जिस तरह से गिर रही है, उसकी कीमतें जिस तरह से गिर रही है, अब क्या केंद्र की क्या स्थिति है उसको भी तो देखना होगा। तो केंद्र इस बार को देखेगी कि क्या पिछली बार हमने जो बिहार को दिया है, इस बार भी चूंकि 2025 में बिहार में चुनाव लड़ना है, तो 63,000 करोड़ से कम की गुंजाइश तो हमें नहीं दिखती है। अब अधिक में 70 हो जाए, 75 हो जाए, जो हो जाए, लेकिन केंद्र इस बार देगी मदद, न केवल जेडीयू के दबाव में बल्कि बीजेपी को भी सरकार बनानी है। और अगर पॉलिटिकल बात करें तो बीजेपी भी चाहती है कि हमारी ताकत बिहार में मजबूत हो, क्योंकि हम मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाते हैं। तो जैसे ही इस बार के बजट में बिहार के लिए थोड़ा प्रोविजन करेंगे, जो अलग अलग सेक्टर में डिमांड किए गए हैं, इन्वायरमेंट को लेकर के भी एक बड़ा इशू है। ये जो गंगा का पूरा किनारा है वो आर्सेनिक का बेल्ट है, पूरा जो पानी में आर्सेनिक मिल रहा है, जो पूरा जो धूल कण उड़ रहा है, उसको लेकर के कहा गया है, जो आप जेपी सेतु के चौड़ीकरण से कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ दिया जाए, ताकि लोगों का जो पलायन होता है उसमें हम हाईवे के किनारे एमएसएमई के माध्यम से छोटा छोटा टाउनशिप डेवलप करेंगे। और बड़े पैमाने पर पहले भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए किया गया था गंगा के किनारे खेती का, कि आप उस खेती पर कीजिए, क्योंकि गंगा तो सिकुड़ते जा रही है। हो सकता है कि इस बार के प्रोविजन में फिर इस बार ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, वो गंगा के किनारे के लिए थोड़ा बजट में प्रोविजन कर दिया जाए। देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों पर केंद्र गंभीरता से देख रही है कि हाँ ये बिहार को मिलना चाहिए, बिहार के हिस्से में होना चाहिए, तभी हम बिहार के पलायन को रोक पाएंगे और थोड़ी गरीबी को रोक पाएंगे, क्योंकि जनसंख्या घनत्व यहाँ बहुत अधिक है।
और जब जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, उस स्थिति में केंद्र गंभीर जरूर होगी। और चूंकि उनको बिहार में चुनाव लड़नी है, चुनाव में किसी भी तरह का समझौता कोई सरकार नहीं करती है। तो 2025 में बिहार का चुनाव है अक्टूबर नवंबर में। अगर इस बार के बजट में बिहार के हिस्से में कुछ वैसी चीजें आई जो अपील की, जनता को कनेक्ट की, ठीक है जेडीयू इसका श्रेय ले ले, बीजेपी इसका श्रेय ले ले, लेकिन बिहार के हितों का ही ये होगा तो फैसले होंगे। तो मैं मानता हूं कि केंद्र उदार दिल रखेगी बिहार के प्रति, और प्रोविजन में हम समझते हैं कि कई क्षेत्रों में जो थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन वो बिहार को मिलना चाहिए। चलिए, तो बिहार को मिलना चाहिए। अब उम्मीद करते हैं कि कल बजट पेश किया जाएगा और बिहार की जो अपेक्षा है उस अपेक्षा पर केंद्र सरकार खड़ी उतरे और बिहार जो पिछड़ा हुआ राज्य बन गया है उसको विशेष मदद दी जाए। पिछले बार 52,000 करोड़ रुपए के आसपास दिया गया था, इस बार क्या मिलेगा इस पर नज़र सबकी टिकी हुई है। खास तौर पर ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इस बार चुनाव भी है, और अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन भी जेडीयू को करना है, और अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मोदी 3 में जेडीयू की बड़ी भूमिका है। तो देखते हैं बिहार को इस बजट में क्या कुछ मिल पाता है। तो विपिन जैन साहब आपका, प्रियदर्शी रंजन जी आपका, और डॉक्टर संजय कुमार आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।